अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक न्यू नोवेल लेकर और इसका नाम है खला और इसकी मुसन्निफ़ा है मानूर ज़हरा। और नोवेल की बात करूँ तो इसमें रोमांस, मिस्ट्री, फ्रेंडशिप और स्टोकर हीरो है, सोशल इशूज़ हैं और गर्ल्स कॉम्प्लेक्सेस दिखाए हैं और पठान फैमिली बेस्ड भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और इसके बाकी एपिसोड्स के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब। अब बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं एपिसोड की जानिब। खला अस्कलम मानूर ज़हरा, बाब नंबर 1। रुपेंजल। फ्रीबर्ग में फरवरी का मौसम अच्छा खासा ठंडा था। ठंड इस कदर थी कि आसपास सड़कें खाली थीं। वो डबल जुराबे पहने उनके स्वेटर के साथ ही कंबल लिए लेट गई थी। ठंड की वजह से वो पाँव सीने से लगाए हुए थी, मगर सर्दी थी कि जा ही नहीं रही थी। उसकी नई रूममेट रात रात भर बाहर रहती थी। उसकी पिछली रूममेट हिंदुस्तानी थी। वो उसके साथ खुश थी। दोनों एक जैसी बोली बोलती थी, खाना भी एक जैसा खाती थी। जर्मनी में कोई तो था जो हम जबान था, मगर वो पढ़ाई अधूरी छोड़कर चली गई थी और उसके जाने के बाद महरोज़ ज़रार दोबारा से होमसिक महसूस करने लगी थी। महरोज़ ज़रार। वो सारी रात करवटें बदलती रही। वो सारी रात सोई जागी रही। वो कभी माजी में चली जाती तो कभी हाल में। माजी और हाल। ज़रार खान और फराह खान दो ही बहन भाई थे। ये लोग दावड़ा पठान थे जो वजीरिस्तान से लाहौर आ गए थे। दोनों बहन भाइयों का बचपन सहमा सहमा सा गुजरा था। दोनों ने कभी अपने बाप को उनसे या उनकी माँ से प्यार करते हुए नहीं देखा था। उनकी जेब अपने बहन भाइयों और फिर उनके बच्चों के लिए खुली थी, मगर जब अपने ही घर वालों की बारी आ जाती तो जैसे जेब तंग हो जाती। उन्होंने कभी अपनी माँ की ज़बान से शिकवे नहीं सुना था। उनके दिलों में भी बाप के लिए कोई जज्बा नहीं था। सितम तो ये भी था कि उनकी तकलीफ़ उनके ख़ानदान वालों की नज़र नहीं आती थी। क्या अपने ही घर में बच्चे और बीवी को रखकर उन पर एहसानात जताना, बस क्या यही ज़िंदगी होती है। हाँ, लोगों के लिए इतना भी काफ़ी था कि वो दरबदर तो नहीं थे, पर असल में वो दरबदर रहे थे। उनके हिस्से की मोहब्बत उनका बाप दूसरे पर निछावर करता था। उनके हिस्से की तवज्जो दूसरे लोगों को दी जाती थी। उन दोनों बहन भाइयों की पर्सनैलिटी कभी बन ही नहीं सकी थी। वो अपने बाप के सामने दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाते थे। इसलिए अगर कभी किसी कज़न से ज़रार की बहस हो जाती थी तो वो खामोश रहता था, क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता था। उसे लड़ाई से नफरत थी। उनका बाप बच्चों के सामने उनकी माँ से लड़ता था और कभी कभी हाथ भी उठा देता था। उस लड़ाई ने दोनों बच्चों की सहन को मुतासर किया था। कब दोनों जवानी में दाखिल हुए, वक्त का पता ही न चल सका। ज़रार की शादी भी पठान लड़की से हुई थी। उसका 5वां बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। ज़रार जितना अपने बाप से डरता था, उतना ही उसकी बीवी भी डरती थी, मगर ज़रार अपने बाप जैसा नहीं था। उसकी मोहब्बत और केयर में झिझक थी, मगर यास्मीन उनकी खामोश मोहब्बत पहचानती थी। इस घर में आते ही उसे लगा था कि ज़रार के वालिद अच्छे हैं, बस ऐसे ही ज़रार के घर वाले उनसे खौफ रहते हैं। पर आहिस्ता आहिस्ता वो खोल भी यास्मीन के सामने से उतर गया था। 8वीं प्रेगनेंसी पर यास्मीन ने दिल पर ज़बर करते हुए ज़रार को दूसरी शादी की इजाज़त दी थी कि अगर इस बार भी वो नाकाम हुई तो ज़रार दूसरी शादी कर ले। बच्चे पैदा करते करते वो खुद बहुत सी बीमारियों का शिकार हो गई थी, मगर ज़रार ने कब ऐसा चाहा था कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। और 9 महीने बाद उस घर ने रोने की आवाज़ सुनी थी। ज़रार खान के घर महरोज़ ज़रार पैदा हुई थी। फराह खान बाप से छुप छुप कर नॉवेल्स पढ़ा करती थी। उसे नॉवेल्स की दुनिया में गुम रहना पसंद था। हकीकत बहुत तल्ख थी। हकीकत में उसे अपने बाप और चचा जैसे सख्त मर्द नज़र आते थे, मगर नॉवेल्स में ख्याल रखने वाले मर्द। पर आम लड़कियों की तरह फराह ने कभी शादी और मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा था। वो खुद को तसव्वुराती ज़िंदगी में मगन रखना चाहती थी, जहाँ हमेशा बाप अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद होता था। वो शादी से सख्त बदज़न थी और शादी ना करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। वो 18 साल की थी जब महरोज़ इस दुनिया में आई थी। महरोज़ के आ जाने के बाद जहाँ वो खुश थी, वहाँ अपने बाप का उखड़ा हुआ रवैया देखकर उसे मर्दजात से और नफ़रत होनी शुरू हो गई थी। शादी का क्या फ़ायदा जब औरत सिर्फ रोती है, उसके घर और बच्चों को संभालती और आखिर में सुनती है कि तुमने सारा दिन क्या किया। जब बेटी पैदा होती है तो कोई खुशी नहीं मनाई जाती। क्या बेटी औलाद नहीं, पर उसके घर में सब कुछ ही मुख्तलिफ था। उसका भाई तो बेटा था। उसके बाप ने अपने बेटे को कौन सी मोहब्बत दी थी। अलबत्ता फराह अपनी ही दुनिया में रहती थी। वो सोच में ही इतना पैसा कमा चुकी थी कि बाहर के मुल्क सैर करती थी। वो एक बहुत बड़ी मुसन्निफ़ा बन चुकी थी और कभी कभी न्यूज़ कास्टर भी।
उसे आलिदगी पसंद थी, पर उसके घर कोई ना कोई मेहमान आया होता था। आलिदगी बस ख्वाब था। जब सेकंड ईयर से आगे पढ़ने की बात आई तो उसका बाप उसे मजीद पढ़ाने के हक में नहीं था, मगर ज़रार ने अपनी बहन का बहुत साथ दिया था। वो अपने भाई की मशहूर थी, जो उसके साथ शफीक रवैया रखता था। उसे पैट्रियार्की की समझ आने लगी थी। उसे अब समझ आया था कि माशरे के तमाम असूल मर्द ने बनाए थे, इसलिए वो एक औरत के लिए सख्त और मर्द के लिए नरम थे। मर्द कभी भी उन असूलों को फ्लोट कर सकता था, मगर एक औरत नहीं। उसे पठान होने पर फख्र था, मगर वही वो पठानों की गैरत से तंग थी। उसके गांव में उसकी एक और कज़न गग उस नापसंदीदा अमल में लड़की का कज़न आवाज़ लगाता है कि लड़की अब उसके नाम है और कोई भी उस लड़की से शादी नहीं करेगा। हो चुकी थी। गग की गई लड़कियां बस बैठी ही रह जाती थी। बहुत कम ही वो मर्द उनसे शादियां करते थे। जिरगे के ज़रिए फैसला करवाने की कोशिश की जाती थी, मगर वो जिरगे कभी भी लड़की के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए थे। उसका दम से फट रहा था और उसे लिखने के लिए एक और मजमून मिल चुका था। वो इंग्लिश अच्छा लिखती थी, इसलिए ये उसका दूसरा मजमून था जो छप चुका था। वो बीए करके एमए कर रही थी जब उसका रिश्ता आया था। उसका बाप उससे पूछे बगैर दूसरी मुलाकात में हाँ करने वाला था। घर में एक कोहराम बर्पा हो चुका था। ज़रार खामोश था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बहन की शादी हो जाए, मगर फराह किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। ये वो पहला मौका था जब फराह की वालदा सलीमा जान और फराह बाप के सामने खड़ी हुई थी, और अपनी ज़बानी का पहला थप्पड़ भी वो अपनी भाभी के सामने खा चुकी थी। कई दिन रात उसने रोते और सोचने में गुजार लिए थे। वो कमज़ोर नहीं थी, मगर अपने घर वालों की इज्जत भी रखना चाहती थी। उसका भाई उससे मोहब्बत करता था, मगर वो ऐसा ही था, ज़्यादा दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकता था और बहन को समझाने बैठ चुका था। मगर वो तो हत्ते से ही उखड़ गई थी। उसे तकलीफ थी कि कोई उसे क्यों नहीं समझ पा रहा। उसे अपनी माँ जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। सादी बेड़ियाँ थी और वो ये बेड़ियाँ नहीं पहनना चाहती थी। उसे किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं थी और यही बात किसी को समझ नहीं आती थी। आज वही ख्वातीन शादी का सामान लेकर आई थी। वो रिवायती सोच लिए हुए थी, जिन्हें फराह का मज़ीद पढ़ना पसंद नहीं था। यास्मीन और सलीमा जान उनके सामने खामोश बैठी हुई थी। वो फराह का इनकार उन तक नहीं पहुंचा रही थी। फराह सर पर दुपट्टा दुरुस्त करके बाहर निकली और सीने पर हाथ बांधते हुए उनके सामने खड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर इतने सख्त पथरीले तासुरात थे कि उसकी माँ और भाभी के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। वो अपने हक के लिए बोली थी और साफ अल्फाज में उन औरतों को अपने मुंह से इनकार कर आई थी। पठान लड़की जो तालीम भी हासिल कर रही हो और ज़माना पुराना हो, अपने मुंह से इनकार करे, ये निहायत शर्म का मकाम था। ज़रार के वालिद हाथ में जूता लिया उसको पीटना चाहते थे, पर कभी सलीमा जान फराह के सामने खड़ी होकर उसके हिस्से का जूता खा लेती थी और कभी यास्मीन। घर में इस कदर चीखो पुकार थी कि मोहल्ले वालों को उनकी आवाज़ ना जाए ऐसा मुमकिन नहीं था। जिंदगी में पहली दफ़ा ज़रार ने बाप का हाथ रोका था, मगर उसका सर झुका हुआ था। उसे माँ बहन को मार खाते हुए देखना शदीद बुरा लगता था। खानदान भर में फराह का इनकार फैल गया था। मुख्तलिफ चमकोइयाँ फैल गई थी कि यकीनन वो किसी को पसंद करती है, इसलिए उस रिश्ते से इनकार किया है। फराह का दिल इस मुआशरे से कुछ और ही खट्टा हो चुका था। वो कई बार घर छोड़ने का सोच चुकी थी, मगर माँ का सोच कर रुक जाती। उसे ज़हनी सुकून बहुत अजीज़ था जो उस घर में मौसर नहीं था। उसके इनकार से उसके घर वालों पर वाज़ेह हो चुका था कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वो इनकार कर रही है तो उसे वाकई शादी नहीं करनी। उसके बाप ने उसके तालीम का सिलसिला मुंतका करने के लिए उसके अगले सेमेस्टर की फ़ीस नहीं भरी थी, मगर फराह को परवाह नहीं थी। वो तैयार थी उस सब के लिए। अपनी सोने की बालियाँ बेचकर उसने अपने सेमेस्टर की फ़ीस भरी थी। बस ये आखिरी सेमेस्टर हो जाए किसी तरह और वो अच्छी सी जॉब ढूंढकर उन सब से अलग हो जाएगी। ये वो वाहिद सोच थी जो उसे उम्मीद दिलाती थी। उसके बाप ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी कि वो घर बैठ जाए, मगर वो मज़ीद बगावत पर उतर आने लगी थी। वो टीचिंग करके अपने खर्चे पूरे करने लगी थी। उस घर में अजीब सर्द महरी आ चुकी थी। बाप अलग, बीवी बच्चे अलग। और फिर वो दिन भी आया जब उनका बाप इस दुनिया से चला गया था। दोनों बहन भाइयों ने औलाद होने के नाते अपने तमाम फ़राइज़ अदा किए, मगर उनके जाने का अफसोस उन दोनों के दिलों में नहीं था। वो कभी अपने बाप से प्यार नहीं कर सके थे और जो सितम वो ढा कर गए थे वो उस सब से बड़ा था। वो वज़ीरिस्तान में अपने नाम की वाहिद ज़मीन अपने भाई के बच्चों के नाम कर गए थे। वो जाते जाते भी अपने बच्चों और बीवी को तकलीफ़ देना नहीं भूले थे। फराह मास्टर्स करके अपनी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी थी। वो लायक थी। वो मुख्तलिफ रिसर्च कॉन्फ्रेंस में
अपने रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट करती थी। उसे लगा अब वो सुख का सांस ले रही है। वो हक की बात करती थी, उसे जो बात बुरी लगती थी वो बोल देती थी। वो अपनी जैसी लड़कियों की मदद करना चाहती थी और एक ऐसी ही मदद में वो घर से दरबदर हो गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। महरोज ज़रार ने अब दाएं तरफ करवट ली थी। उसकी आंख हल्की सी खुली थी। सामने वाला बेड अभी भी खाली था। वो फिर आंखें बंद करके नीम ख्वाबी में माजी में जाती चली गई। उसके हाथ में आने वाला पहला खिलौना किताब थी जो कि फरहा ने उसे दिलवाई थी। वो प्यारे नबियों की कहानियाँ थी। फरहा रोज़ाना सोने से पहले महरोज को उस किताब में से एक कहानी पढ़कर सुनाती थी और कहानी के आखिर में उससे नतीजा भी सुनाती थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके दादा का इंतकाल हुआ था। उसे अपने दादा की शक्ल याद नहीं थी, पर उसने सबसे सुन रखा था कि दादा बहुत सख्त थे। जो शख्स अपने ही घर वालों के साथ अच्छा सलूक न रखे उसे याद भी कैसे किया जा सकता है। वो 6 साल की थी जब घर में 5 में से 4 अफराद रह गए थे। क्यों? वो कुछ नहीं जानती थी। उसे फुप्पो याद आती थी। वो दादी के साथ मिलकर रो भी लेती थी। दादी भी बस अब हर वक्त रोती रहती थी, पता नहीं क्यों। उसकी मोरे का बस चलता तो वो 24 घंटे उस पर नजर रखती। अरे खट्टी चीज़ क्यों खा ली? सीढ़ियों से छलांगे लगाकर क्यों उतरी? वहाँ से गिर जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। उसे बहुत बाद में पता चला था कि वो 7 मुर्दा बच्चों के बाद जिंदा बच्ची पैदा हुई थी। उसकी माँ को तो खटका लगना ही था। उसने सबसे अपने बाप को खान कहते हुए सुना था और खान के साथ बाबा का सीगा वो लगाया करती थी। उसके और बाप के बीच झिझक थी, एक पर्दा हाइल था। वो खुलकर बाप के सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती थी और यही हाल उसके बाप का भी था। दोनों में दोस्ती नहीं थी, बस रस्मी गुफ्तगू होती थी। वो बचपन से ही शाय थी, जल्दी घुलती मिलती नहीं थी। वो तकरीबात पर भी कम जाती थी और ख़ानदान में आना जाना तो बिल्कुल कम था। सबके कज़न्स थे पर उसके क्यों नहीं थे। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका जहन सवालों से भरने लगा। घर में सुकून था पर घर का एक फर्द कम था। वो फुप्पो की शक्ल भी भूलने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता घर में PTCL और फिर बटन्स वाले मोबाइल की सहूलत आई और फिर पहली दफ़ा उसने दादी को मुस्कुराते हुए देखा था। फरहा फुप्पो ने अपने भाई से छिपकर उन्हें फ़ोन किया था। उसका बचपन सादा गुजरा था। वो क्लास की सबसे लंबी लड़की होती थी, इसीलिए हर साल मॉनिटर वही होती थी। टीचर की हिदायत के मुताबिक वो उनकी गैर मौजूदगी में क्लास में डिसिप्लिन रखने के लिए बच्चों पर गुस्सा करती थी। उसका कद लंबा और उसकी आवाज़ रोबदार। बच्चे उससे खौफ होने लगे और यूं उसकी दोस्तियां ख़त्म होने लगी थी। मगर मोहल्ले में रहने वाली मायदा उसकी पायदार दोस्ती थी। दिन को ट्यूशन जाने से पहले वो दोनों घर से 15 मिनट पहले निकलती थी ताकि साथ ही मार्केट में एक दुकान जा सके। उस दुकान में बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे रहते थे। उन पर बहुत से बच्चे अपनी पसंद की गेम्स खेलते थे। वो दोनों मिलकर ही हॉल में 5 रुपये डालकर स्ट्रीट फाइटर खेला करती थी और यूँ कभी कभी ट्यूशन से लेट हो जाती थी। वो जैसे ही जवानी की हदूद में दाखिल होने लगी तो वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस का शिकार रहने लगी थी। उसे लगता था ज़रार उससे मोहब्बत नहीं करते, वरना बाकी बच्चों के वालिद की तरह वो भी उससे दोस्ती रखते। वो 5 फुट 8 इंच पर रुक चुकी थी। वो कॉलेज की भी सबसे लंबी लड़की थी। खम्बा, ऊँट और ट्रांसफार्मर उसके निकनेम्स बन चुके थे। उसके घर में बनाव सिंगार पर सख्त पाबंदी थी। कॉलेज में लड़कियों की बनी हुई भवें और वैक्स धातों को देखकर उसे अपने आप पर मलाल होता था। उसे शायद कभी भी उन बातों का पता न लगता अगर क्लास की लड़कियां उसकी भवें और उसकी शक्ल पर बात न करती। उसने यूं ही एक दिन का खाना खाते खाते अपने बाप और माँ पर गौर किया था। उसका बाप खूबसूरत मर्दों में शुमार होता था मगर उसकी माँ के नकुश आम थे। उसकी माँ की भवें भी उसकी तरह ही मोटी और घनी थी। उसकी माँ गोरी ज़रूर थी मगर उनके नकुश मोटे और जिल्द पर जैसे खुदे हुए से थे। उसे सख्त मायूसी हुई थी। क्या था जो वो भी बाप पर चली जाती। उसकी जिल्द साफ थी मगर उसके नकुश भी माँ पर गए थे। उसे एहसास हुआ कि गोरा होना खूबसूरती की अलामत नहीं होती मगर पुरकशिश नकुश ज़रूर चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं। उसने दुख से शीशा देखना ही छोड़ दिया था। कभी कभी लोगों की नज़र से खुद को देखना नुकसानदेह साबित होता है और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स स्किन में मेलेनियन की कमी थी। उसे बर्स था। वो 6ठी क्लास में थी जब उसकी माँ ने उसकी दाएं पेंडली पर सफ़ेद गोल्ड सा निशान देखा था। वो परेशान होकर ज़रार के पास गई थी। वो दोनों उसे स्किन डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने तसल्लियाँ देकर उन्हें कुछ ट्यूब्स दे दी थी। वो दाग वक्ती तौर पर ख़त्म हो चुका था मगर वो नहीं जानती थी कि यह बदएहतियाती उसके लिए मुज़र सेहत साबित होगी।
वो खट्टी चीज़ें बदस्तूर खाती रही। उसके माँ बाप भी जैसे उस बात को भूल गए थे। वो 8वीं में थी जब दोनों पाँव के घुटनों और घुटनों से ज़रा नीचे गोल दायरे की सूरत ये दाग दोबारा निकल आए थे, मगर इस बार वो दाग हमेशा के लिए निकल आए थे। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची के माँ बाप ने इस बीमारी को सीरियस नहीं लिया था और मर्ज बढ़ गया था। अब इलाज सिर्फ उन दागों को वहीं रोकने के लिए था। वो एक और कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई थी। उसे दूसरे लोगों की साफ सुथरी जिल्द देखकर रश्क आता था। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मायदा से भी इस बीमारी का जिक्र नहीं कर पाई थी। उसके माँ बाप भी इस बीमारी पर उससे कोई बात नहीं करते थे। अलबत्ता घर में खट्टी चीज़ें आना बंद हो गई थी। उसकी दवाइयाँ टाइम से आ जाती थीं, पर उसे लगने लगा था ये शर्म की बात है, लोग उसे गिन खाएंगे। जब औलाद किसी चैलेंज से गुजर रही होती है तो आंखें बंद कर देने से मसाइल हल नहीं हो जाते, और उसे भी अपने माँ बाप में से कोई एक शख्स चाहिए था जो इस बारे में उससे बात करता, उसके कॉम्प्लेक्स को समझते हुए उसे समझा था, उसे खुद तरसी से निकालता कि वो सेहतमंद पैदा हुई है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी हमारे खूबसूरती के म्यार पैदा करते हैं। इस बीमारी के बारे में अब सिर्फ वही 4 लोग जानते थे, बस। महरोज पानी की बोतल मुंह से लगाए गटागट पानी पी रही थी। बोतल मुंह से हटाकर उसने बेड के साथ रखे हुए मेज पर रख दिया और एक बार फिर लेटकर कंबल सर तक तान चुकी थी। कंबल के अंदर का अंधेरा उसे फिर माजी तक ले गया था। वो 2nd ईयर में प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी। वो लायक नहीं थी मगर मेहनत भरपूर करती थी। उसे डॉक्टर बनने का शौक था। वो सर पर दुपट्टा लिए मायदा के साथ एकेडमी से वापस आ रही थी। लाहौर में अगस्त के मौसम में बहुत हब्स था, बस मगरिब की आसान होने वाली थी। यार, फिजिक्स के सर इखलाक तो बहुत हैंडसम है, ऐसे लगता है कि कोई टर्किश एक्टर हो। मायदा बैग की स्ट्रिप से खेलते हुए एक्साइटेड लग रही थी। हाँ, बहुत सी लड़कियाँ उनके जिक्र करती हैं, कॉलेज में भी बहुत शोहरत फैल गई है। वो डीवा अकेडमी में जो पढ़ती है ना नासिया, वो तो सर को देखने के लिए इतनी पागल हो रही है कि यहाँ मूव करना चाहती है। अब देखो, ये अकेडमी तो उसके घर से दूर भी बहुत है। लड़कियाँ भी ना पागल हैं वैसे। महरोज ने सर झटकते हुए सड़क के दरमियान रखे कंकड़ को ठोकर मारी थी। मगरिब का मलकसा अंधेरा फैल रहा था। बहुत से मर्द सर पर टोपी पहनते हुए उस वक्फे वक्फे से मस्जिद की तरफ जाते हुए सड़क पर चलते दिखाई दे रहे थे। सामने से ही आहिस्ता स्पीड पर बाइक चलाते आदमी को देखकर वो सड़क से किनारे पर चलने लगी, पर बाइक पर बैठे आदमी ने बाइक जरा सी उसके करीब की और उसके नज़दीक होते ही उसके कमर के नीचे छुआ। महरोज झटका खाकर बाइक की तरफ मुड़ी थी। बाइक वाले ने हेलमेट पहन रखी थी। वो अब जरा सी स्पीड बढ़ाकर ज़रा आगे निकल चुका था। महरोज दांत चबाते हुए बाइक के पीछे भागी थी, जबकि मायदा उसके पीछे आवाज़ें लगाते हुए भाग रही थी। आसपास से गुजरते मर्दों ने भी उन 2 बच्चियों को बाइक के पीछे भागते हुए देखा था, मगर उनकी चाल में कोई फ़र्क नहीं आया था। महरोज ने बाइक के करीब दौड़ते ही अपने जिस्म की सारी ताकत लगाते हुए बाइक को पीछे से पकड़ लिया था। वो बाइक को दाएं बाएं झटके देते हुए उसे पश्तो में सलावातें सुना रही थी। महर यार, तमाशा ना बनाओ, छोड़ो यार। मायदा उसके पीछे पीछे भागते हुए हाँफते हुए उसे रोक रही थी। महरोज को उस वक्त गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रही है। बस उसे उस शख्स को मारना था। न जाने वो गली में बाइक चलाते कितनी लड़कियों को छूता होगा, और कितनी ही लड़कियाँ इस डर से कि तमाशा ना बन जाए खामोश हो जाती होंगी। बाइक तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गिर चुकी थी। वो शख्स अब बाइक के नीचे आ चुका था। महरोज अपना भारी बैग कंधों से उतारे उस बाइक वाले को कभी कंधे पर धप से मारती तो कभी हेलमेट का निशाना बनाती। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं होगी, यकीनन नहीं होगी, इसलिए बेगैरत हो, पठान के साथ पंगा लेते हो। ये अजू अल्लाह ने तुम्हें नहीं दिया, क्या मिला मुझे हाथ लगाकर, हाँ बेगैरत। वो अब पाँव से उसे ठुड्डे लगा रही थी और मायदा सर पकड़ते हुए उसके दाएं तरफ खड़ी थी। कुछ मर्द उनकी तरफ आ चुके थे जो अब उस लड़के को महरोज से बचाते साइड पर ले गए थे। पसीने से उसका चेहरा भीग चुका था। उसने उस वक्त तो आस पड़ोस का कोई ख्याल नहीं किया था, मगर अब घर में अपने कमरे में बैठे बैठे उसे हौल उठ रहे थे। ड्राइंग रूम में वही चंद मर्द अब जरार से मिलने आए थे जिन्होंने उस लड़के को महरोज से बचाया था। उन्हीं में से एक उस लड़के के वालिद था। महरोज उंगलियां चटकाते हुए अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी सामने नजर आते पार्क में साइकिल चलाते हुए लड़के को देखने लगी। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो लड़का होती तो उसे उन सवालों से खौफ न आते जो अब खान बाबा उससे पूछने वाले थे। पता नहीं खान बाबा क्या कहेंगे, क्या करेंगे। उसे एकदम ही घर में खामोशी महसूस हुई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा
खुला छोड़ रखा था ताकि बाहर होने वाली बातों की आवाज़ें उस तक आए। शायद अब मेहमान जा चुके थे। वो कंधों पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बगैर चाप पैदा किए कमरे से बाहर निकली थी और उसी वक्त खान बाबा ड्राइंग रूम से बाहर निकले थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली थी। महरोज नज़रें नीचे करके वापस अपने कमरे में जाने वाली थी कि बाबा की रुको, पर रुक गई थी। वो, खान बाबा, यास्मीन और सलीमा जान लॉन्च में सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। खान बाबा गोद में हाथ रखे नजरें नीचे किए बैठे हुए थे। सलीमा जान के चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ आ चुकी थी। वो भी पुरसोच निगाहों से अपने बेटे को देख रही थी और यही हालत यास्मीन की भी थी। क्या क्या था उस लड़के ने? उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में बगैर सर उठाए सवाल पूछा था। खान बाबा, मैंने मोरे को सारा वाक़या बताया है। उसने माँ को देखा था जैसे पूछ रही हो मैं बाप को बताऊं कि नहीं। उसे खुद बताते हुए शर्म आ रही थी। एक तो दोनों बाप बेटी में बातचीत कम होती थी और अगर दोनों में ये फासला ना भी होता तब भी वो कभी बाप को खुलकर सारा वाक़या ना बता पाती। एकदम ही उसकी कमर से नीचे जलन शुरू हो गई थी, जैसे वो शख्स अभी भी उसे गलत नियत से छू रहा हो। तुमने मारा? खान बाबा गुस्सा आ गया था। महरोज ने पुस्त आवाज़ में कहा था। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। अच्छा किया। सिर्फ महरोज ही नहीं बल्कि उसकी दादी और यास्मीन भी जैसे अपनी अपनी सीट्स पर उछल पड़ी थी। उन्हें तो डर था कि बाबा की गैरत ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। वो ना जाने उसका कॉलेज जाना बंद करवाएंगे या ट्यूशन जाना, पर यहाँ तो मामला ही मुख्तलिफ था। वाला के सीसीटीवी पर यह सब रिकॉर्ड हो चुका है। उसने इससे पहले भी बहुत सी लड़कियों को छेड़ा था, पर उसका चेहरा हमेशा हेलमेट में छुपा रहता था। तुम्हारे तवज्जो से उसका चेहरा सीसीटीवी में आ गया। मीडिया वाले तुम्हारा इंटरव्यू चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया कि टीवी पर तस्वीर भी ना आए। महरोज का दिल बिल्लियों उछला था तो वो इस सब से मकबूल हो सकती थी, मगर बाबा उसे टीवी पर न आने देते। वो एक सेकंड में ही ख्वाबों की दुनिया से वापस आई थी। मुस्कुराई तो यास्मीन भी थी और अपनी पोती पर फख्र सलीमा जान को भी था। आइंदा ऐसा कुछ हो तो घबराना नहीं, मुझे हर बात बताना और हर बात बताने से पहले छेड़ने वाले की ठुकाई भी अच्छे से करना। खान बाबा मुस्कुराते बहुत कम थे। वो यूं ही नजरें नीचे किए उठ गए थे। जिंदगी में पहली बार उसे लगा था उसने कोई अच्छा काम किया है। उसे दिल से खुशी हो रही थी। वो फख्र से अकेडमी जाती थी, मगर फिर ढेर सारा खौफ लेकर आ जाती थी। रोज़ाना मायदा उसे ऐसे किस्से सुनाती थी जिसमें लड़की से बदला लेने की खातिर लड़का मुंह पर तेजाब फेंक कर चला जाता है तो कहीं उसे अगवा कर लेता है। उसे सोच सोच कर ही झुरझुरी आ जाती थी। एक दिन इशा की नमाज के बाद रात का खाना खामोशी से खाया गया था। अब दस्तरखान पर सिर्फ खान बाबा और महरोज रह गए थे। खान बाबा खाना आहिस्ता खाते थे। महरोज ने गला खंकार कर बाप का देखा था। खान बाबा, मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है। ये क्या होता है? खान बाबा ने मुंह में लुकमा रखते हुए कहा था। वो नजरें नहीं उठाते थे। बाबा, कराटे, अपना दिफा करना आजकल ज़रूरी है ना? उसने अपनी बात तोड़ कर मुकम्मल की थी। उसे अच्छा लगा था कि खान बाबा उससे बात कर रहे थे, उसकी बात पर तवज्जो दे रहे थे। अच्छा, मैं पता करवाता हूँ। महरोज एक बार फिर कश खाना चाहती थी। उसे लगता था खान बाबा चुप चुप रहते हैं तो वो सख्त होंगे, वो कभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उस पर हंस देंगे, मगर वो तो उसे हैरान कर रहे थे। मायदा को पता है, वो एक इदारे का बता रही थी। वो कुछ दिनों बाद उस इदारे को ज्वाइन कर चुकी थी। वो रोज़ाना शाम को 2 घंटे की क्लासेस लेती थी और वापसी के वक्त खान बाबा के साथ बाइक पर वापस आ जाती थी। पहले दोनों खामोश रहते थे, पर एक दिन बाबा ने उससे पूछ लिया कि उसने क्या क्या सीख लिया है। वो तफसील बताने लगी और यूँ रोज़ाना इदारे से वापसी के वक्त वो उन्हें तफसील बताती थी और ज़रा सुनता रहता था। कभी कभी उसकी तफसील इतनी लंबी हो जाती थी कि सिर्फ उसको सुनने की खातिर घर तक का रास्ता तवील हो जाता था। अब तो कभी कभी वो वापसी पर आइसक्रीम भी खाने चले जाते थे। वो अब खुश रहने लगी थी क्योंकि खान बाबा उससे बात करने लगे थे। वो उसकी सुनते थे। उनकी खामोश मोहब्बत महरोज को अच्छी लगने लगी थी। उसे ये कॉम्प्लेक्स तो ख़त्म हुआ कि बाबा उससे मोहब्बत नहीं करते। सेकंड ईयर के बाद वो मेडिकल का एंट्री टेस्ट देने बैठी, मगर वो मेरिट में नहीं आ सकी। वो इन दिनों बहुत रोई थी, इतना कि वो मज़ीद कमज़ोर हो गई थी। उसका साल ज़ाया हो चुका था। मायदा ने अपनी दोस्त की खातिर कुर्बानी देते हुए अपना साल ज़ाया कर दिया था। वो दोनों अब सिलाई सीखने साथ जाया करती थी। उसने फ्रीलांस कोर्स भी किया था, मगर अमली ज़िंदगी में फ्रीलांसिंग शुरू नहीं की थी। उसने अपना साल इसी तरीके से निकाला और अगले साल फिर मेडिकल की टेस्ट देने लगी थी।
मायदा ने इससे पूछे बगैर ही लाहौर की जीसी यूनिवर्सिटी में उसका फॉर्म जमा कर दिया था। वो एंट्री टेस्ट भी नहीं देना चाहती थी, मगर मायदा के बहुत इसरार पर वो बीएस इंग्लिश का एंट्री टेस्ट दे आई थी। उसके एफएससी के मार्क्स कम थे और इस साल भी उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया था। अलबत्ता जीएस यूनिवर्सिटी में उसका नाम आ गया था। घर में खामोशी थी, किसी को उसके एडमिशन की खुशी नहीं थी। मोरे, मेरा 1 साल पहले ही ज़ाया हो चुका है, मैं मज़ीद साल ज़ाया नहीं कर सकती। मैं आप सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, पर अब मैं इस डॉक्टरी की ख्वाब को दफन कर चुकी हूँ। आप खान बाबा को कह देना कि वो मेरी फ़ीस जमा कर दें प्लीज़। वो यास्मीन के सर में गोद रखे हुए माँ को देख रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके सर में उंगलियां फेर रही थी। तुम्हारे बाप को लगता है कि अंग्रेज़ी इंसान को बदतहज़ी बना देती है। सलीमा जान तस्बीह के दाने गिराते हुए बेड फ्रॉन से टेक लगाए निहायत आज़र्दगी से बोली थी। महरोज़ ने सर तिरछा करके दादी को देखा था और फिर एक झटके से उठ बैठी थी। फराह पप्पो ने भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था ना, क्या हुआ था? आप लोग मुझसे क्यों छुपाते हैं? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं उनके साथ क्या हुआ था। यास्मीन बेड से पाँव उतार चुकी थी, जैसे वो अब महरोज़ के सवाल नहीं सुनना चाहती थी। वो अक्सर रात के वक्त बंद कमरे से बाप के सामने दादी के रोने और कभी गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुना करती थी। वो गमज़दा थी। वो अपने ही बेटे से अपनी ही बेटी की वापसी की इस्तदा करती थी। ये एक मामा था कि खान बाबा बहन के मामले में सख्त दिल क्यों हो जाते थे। मायदा के मशवरे के मुताबिक महरोज़ ने भूख हड़ताल कर रखी थी और हर वक्त घर में रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उसकी भूख हड़ताल से घबराते हुए सलीमा जान ज़रार के सामने बस हाथ जोड़ने वाली थी कि उन्होंने शिकस्त मानते हुए उससे इंग्लिश पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। वो और मायदा जीसी यूनिवर्सिटी के हदूद में खड़े थे। उसने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत से नॉवल पढ़ रखे थे और आज अपनी आंखों से इस कदीम बिल्डिंग और स्टूडेंट्स को इधर से उधर जाते देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था। यार, लग रहा है ना कि हॉगवर्ट्स आ गए हैं। वो दोनों यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में घूम रही थी जब मायदा ने खुशी से उछलते हुए उसे देखा था। कदीम जो इतनी है, मुझे बहुत खुशी है। महरोज़ ने खुशी से मायदा के हाथ पकड़ लिए थे। उनके सीनियर्स उन दोनों समेत उनकी क्लास के 5-6 लड़के लड़कियों को केमिस्ट्री लैब ले गए थे, जहां उनकी रैगिंग जारी थी। सबसे बुरी रैगिंग महरोज़ की हुई थी। उसे झाड़ू पकड़ाकर लैब की तमाम जाले साफ करवाए गए थे और फिर वहीं ऊंची सी खुली खिड़की में घोंसले में रखे हुए चिड़िया के बच्चों में से किसी एक को उठाने का डेर दिया गया था। वो जानवरों के लिए हमेशा से हसास थी, इसलिए उसने 1 मिनट लगाए बगैर इनकार कर दिया था। उसकी पेनल्टी उसे कैफ़े से सबको मनपसंद खाना खिलाना था। वो इस वक्त कैफ़े में मौजूद ज़रूर थी, मगर उसके पास पैसे कम पड़ गए थे। उसी की क्लास के लड़के ने महरोज़ की मुश्किल समझते हुए उसे उधार दे दिए थे, जिसे जल्द ही महरोज़ ने लौटा दिए थे। उसे लगता था कि फराह पप्पो भी शायद यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद कर बैठी होंगी और यही बात दादा को बुरी लगी होगी। उसे ये सब नहीं दोहराना था, उसे अपने बाप का मान रखना है। वो उस लड़के के साथ हमेशा सख्त लहजे में बात करती थी। वो लिया दिया सा रवैया रखने लगी और वही लड़का उसका इनकार समझते हुए पीछे हट चुका था। यूं ही वो छोटे सेमेस्टर में थी जब उसने शीशे में अपने दोनों हाथों की कोहनियाँ देख ली थी। अब उन दोनों कोहनियों पर भी अंडे शक्ल के सफ़ेद दाग निकल आए थे। वो कब तक कबूतर की तरह आंखें बंद कर सकती थी? खुद को ना कबूल करना ही उसे तकलीफ दे रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसने कबूल कर लिया था कि यही उसकी आजमाइश है। खान बाबा उसे जमा जोए मेरा बेटा कहकर पुकारते थे। वो दोनों रात को चाय की प्यालियाँ लेकर छत पर बैठ जाते थे। दोनों बाप बेटी कुर्सी पर नीम दराज मेज़ पर पाँव दराज करके बैठ जाते थे और महरोज़ उन्हें कहानियाँ सुनाती थी कि आज उसने क्या नया पढ़ा। न्यू कॉलोनिज्म क्या है? खान बाबा, आपको पता है ना कि आधे से ज़्यादा दुनिया तो कॉलोनाइज थी। किसी जगह पर जापान का कब्जा था तो कहीं अंग्रेज़ों का तो कहीं स्पेन का। फिर एक दौर आया जब समझा जाने लगा कि दुनिया पर कब्जा ख़त्म है और अब ये खुद मुख्तार है, तो वही गेम में आया अमेरिका। ये नया काबिज़ है दुनिया का। न्यू कॉलोनिज्म में आपको लगेगा कि हम खुद मुख्तार हैं, पर ऐसा नहीं है। अब देखें, इकोनॉमी पर कब्जा किसका है, कल्चर से हम किसके मुतासिर हैं। उसने जैसे बाप से सवाल पूछे थे और खान बाबा उससे मुतासिर नज़र आते थे। अक्टूबर का मौसम हल्का हल्का ठंडा होता था और वो दोनों बाप बेटी रूटीन के मुताबिक बैठे फिर से नए मौजू को डिस्कस कर रहे थे। दोनों ने ही अपने कंधों पर शॉल फैला रखा था। वेली अपने रेडिकल एमेंसिपेशन थ्योरी में यही तो बात कर रहा है ना खान बाबा, कि जब हम सब का गोश्त एक जैसा है,
दो कुर्ते मेरे, दो किसी अंग्रेज के हैं। आंतों का रंग एक जैसा, फिर ये रंग नस्ल की लड़ाइयाँ क्या मायने रखती हैं? किस बुनियाद में दुनिया को काले और गोरे में तकसीम किया है, जब गोश्त और खून का रंग एक जैसा है, जब सिर्फ स्किन का कलर मुख्तलिफ मगर फ्लैश एक जैसा है, जब काला भी उसी हवा से सांस लेता है जिसे गोरा ले रहा है, तो सुपरियोरिटी कैसी? सिर्फ अपने आगे हर किसी को एवेल्यूएट करके गोरे खुद को बरतर समझते हैं। ये थ्योरी पढ़ते हुए महरोज को बहुत तस्कीन मिली थी। उसमें भी तो बस रंग ही की कमी थी। अगर उसका जिल्द काटा जाता तो वो भी अंदर से सुर्ख ही निकलता। फिर वो क्यों एहसास कमतरी का शिकार थी? तो जॉब, माशरा और एक लड़की के लिए सख्त ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे। ये तो बड़ी मज़े की थ्योरी है। मुझे तो लगता था इंग्लिश वाले बस शायरी और नॉवेल्स ही पढ़ते होंगे। नहीं खान बाबा, उसने हाथ जलाया था। मैंने उस दिन भी क्लास में यही कहा था कि वी लिव इन बॉडीज़, क्योंकि अदब आपका सोचने का अंदाज बदल देता है, आपको सवाल करना सिखाता है, आप दूसरे इंसान को समझने लगते हैं। हम इंसान और माशरे को पढ़ते हैं। हम साइंस वालों की तरह रट्टे नहीं लगाते, दिमाग लगाकर सोचते हैं। अब आप देखें, ये जो AI निकला है, हम इसके दोनों साइड देखते हैं कि इससे इंसान कितना मुतासिर होगा। अब तो इस पर भी रिसर्च लिखी जा रही है। अपने ही धुन में लगी हुई थी जब के खान बाबा बस एक ही जगह रुक गए थे। आपको सवाल करना सिखाता है। सोच तो फरहा की भी बदल डाली थी पढ़ाई ने, सवाल तो वो भी बहुत करने लगी थी। 4 साल गुजर गए थे, डिग्री अब हाथ में थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी और उसकी दादी अब उसकी ज़िंदगी के अगले मराहिल का सोच रही थी, और वो शादी थी। मायदा की शादी जल्द हो जाने पर सलीमा जान हाथों पर सरसों जमाना चाहती थी। वो तीनों ही उसकी शादी वजीरिस्तान में नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी, मगर वही एक सवाल उन तीनों को मुश्किल में भी डाल देता था। चाहे वो अपनी बेटी को परफेक्ट समझते हों, पर मुआशरे की नज़र में उसके अंदर नुक्स था, और वो बहुत वाज़ेह था। महरोज़ रोज़ यूट्यूब पर जर्मनी के टूर्स देखा करती थी। उसका दिल था कि वो एमफिल बाहर से करे, मगर ये भी जानती थी कि उसे अकेले पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाएगा। वो आज तक अपनी 25 साल ज़िंदगी में लाहौर से बाहर तो निकली नहीं थी। कज़ा के यूरोप अकेले पढ़ने जाती, बस एक ठंडी आह ही भर सकती थी। ठंडे फर्श पर जाय नमाज बिछाए महरोज़ सलाम करके जाय नमाज पर बैठे बैठे दीवार से टेक लगा चुकी थी। आज फ्रीबर्ग में सर्दी हड्डियों को जमा देने वाली थी। वो उंगलियों पर दरूद शरीफ पढ़ने लगी और दीवार से सर टिकाए आंखें बंद कर चुकी थी। फिर से उसका माजी उसे छेड़ने लगा, उसे बाजू से खींचकर पीछे धकेलने लगा। सलीमा जान और यास्मीन उसके कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। एसी की ठंडक की वजह से उसका कमरा ठंडा था। वो कालीन पर बैठी कॉपियाँ फैलाए उन्हें चेक कर रही थी। बस रख दो, हम छोटी सी बात करेंगे, यास्मीन ने कॉपियों का अंबार देखकर उकता कर कहा था। महरोज़ ने झट से कॉपियाँ बंद कर दी थी और घुटनों के गिर्द दोनों हाथ का हल्का बनाकर माँ और दादी को देखने लगी। अब माशाल्लाह से तुम समझदार और बड़ी हो चुकी हो, और ये वक्त हर लड़की की ज़िंदगी में आता है, यास्मीन तमहीद बांधने लगी। पहले मैं तुमसे पूछती हूँ, और इसकी इजाज़त तुम्हारे खान बाबा ने दी है। तुम्हें अगर कोई मुनासिब लगा है शादी के लिए तो बता दो। महरोज़ के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए थे। तो खान बाबा कंजर्वेटिव नहीं है? उसे तो लगा था कि फरहा फुप्पो किसी को पसंद करती हैं और समाज के दीवार ज़रार होंगे, मगर यहाँ तो उसे खुली इजाज़त दी गई थी अपनी पसंद बताने की। अब बता भी दो, क्या बुत बनकर बैठ गई हो? सलीमा जान को जैसे उसका जवाब सुनने की जल्दी थी। नहीं नहीं, कोई नहीं पसंद। उसका दिल धड़का था। सलीमा जान ने सुख का गहरा सांस लिया था। वो इनकार ही तो सुनना चाहती थी। अच्छा, एक अच्छा रिश्ता है। रिश्ते वाली से बात की थी मैंने, वो लोग भी पठान हैं और लड़के ने अभी CA मुकम्मल किया है। बस खान बाबा ने कहा एक बार पूछ लो तुमसे, चूँकि तुम्हारी कोई पसंद नहीं तो उसकी माँ को बुला लेते हैं फिर। यास्मीन ने सलीमा जान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा था। उन्होंने भी बहू की तायद में मुस्कुरा कर सर हिलाया था। मोरे, उन्हें मेरे नुक्स का पता है। ऐसा मत कहो, वो माँ थी, उनका दिल खटका था लफ्ज़ नुक्स पर। मोरे, मगर ये तो सच है ना, मायदा का रिश्ता मेरे सामने हुआ है। मेरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों के रिश्ते भी मेरे सामने हो रहे हैं। मोरे, ये जो दिल के अच्छे लड़के होते हैं ना, ये बस ड्रामों में ही होते हैं, जो किसी अगवाशुदा लड़की को भी अपना लेंगे या तलाक याफ्ता को। हकीकत ज़्यादा तल्ख है। अब कोई माने या ना माने, मगर अच्छे लोग कम ही हैं। बुरे वो भी नहीं जो ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते। हर इंसान को हक होता है कि वो अपने पार्टनर के बारे में सोचे, पर ये जो आइडियल्स होते हैं ना, ये हमारे लिए काम मुश्किल बनाते हैं।
मैं बीमार ज़रूर हूँ पर मुझे भी अच्छा लगेगा मेरा साथी अच्छी पर्सनैलिटी और सोच का मालिक हो। तो क्या यही ख्वाहिश लड़के की नहीं होगी? मगर मेरे अंदर कमी है, मैं नहीं जानती कि कब मेरे चेहरे, गर्दन और हाथों पर ये दाग निकल आएंगे जो ज़ाहिर को बदसूरत बनाते हैं। बातिन कौन देखता है, न बातिन पहली नज़र में नजर आता है। ये लव मैरिज नहीं है जहाँ लड़के को इस बात से मसला ना हो, ये अरेंज है जहाँ एक लड़की में बहुत कुछ देखा जाता है। ये देखें, उसने अपनी दोनों कोहनियाँ नंगी करके दादी और माँ को दिखाई थी। यास्मीन का दिल डूब गया था, जबकि दादी का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। अल्लाह ने उन्हें एक ही औलाद दी थी और उसके साथ भी आजमाइश थी। अब घुटनों के बाद यहाँ और एक दाग पेट पर निकला है। उसने वापस कोहनियाँ छिपा ली। मोरे, मेरे दाग मेरे कपड़ों में ज़रूर छुपे हैं, देखने वालों को तो नज़र तब आएंगे ना जब हाथ और चेहरे पर निकलेंगे, मगर मोरे, हमें तो मेरी बीमारी का पता है ना। उनको बाद में पता लगेगा तो मेरा क्या इम्प्रेशन जाएगा। मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहती, मैंने वैसे भी ज़्यादा शादी का सोचा भी नहीं है। अगर उन्हें मेरे पर्स से मसला नहीं तो मुझे भी एतराज़ नहीं, और अगर इस बात पर रिजेक्ट हो जाऊंगी तो खैर है। उसने कई साल तक अपने नए निकलने वाले दाग छुपाए थे। वो जानती थी उन दागों का सुनकर उसकी माँ गमज़दा हो जाएंगी और वो उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। उसने ये बात कह तो दी थी, मगर सारी रात उस घर का कोई एक फर्द भी नहीं सोया था। जहाँ बेटी के बढ़ते दाग की वजह से माँ फिक्रमंद हुई थी, वहाँ ज़रार भी सारी रात सो नहीं सका था। उसने होम्योपैथी और एलोपैथी हर दवाई तो आजमा ली थी, मगर उसे शिफा नहीं मिली थी। तो तय ये हुआ था कि पहले लड़के के घर वालों से मिल लिया जाए और फिर ही बेटी की हकीकत से आगाह करने का सोचा जाएगा। महरोज लाइट पिंक कलर का लॉन का सूट पहने उन 3 ख्वातीन के सामने बैठी हुई थी। एक दूसरे के बारे में जानने और देखने का मरहला भी तय पा गया था। उसने लड़के की तस्वीर देख ली थी, वो बस आम से सूरत का मालिक था। अलबत्ता लड़की की कोई तस्वीर लड़के को नहीं दिखाई गई थी। महरोज का बाप लड़के से भी मिल चुका था और ये मरहला नहायत ही मुश्किल था जब यास्मीन और सलीमा जान लड़की की माँ बहन को महरोज के बारे में बताना चाहते थे। यास्मीन कितनी ही बार अटकी थी और सास को मदद तलब नज़रों से देखा था। सलीमा जान के लिए उसकी बीमारी की तफसील बताना बहुत से ज़्यादा मुश्किल था, मगर वो इस मुश्किल मरहले से गुजर गई थी। लड़के की माँ और बहन खामोश हो गई थी। उनके चेहरे के तासुरात नाकाबिले फ़हम थे। वो हैरान थे कि तर्स खा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहे थे। अल्लाह इसे सफ़ा दे, पर बात ख़त्म हो चुकी थी। घर के चारों अफराद कश्मकश का शिकार थे कि उनका क्या जवाब आएगा। महरोज ने खुद को पहले से भी ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था और कुछ दिनों की खामोशी के बाद रिश्ते वाली औरत की जानिब से ही उन्हें लड़के वालों का जवाब मौसूल हो गया। मैं आपका असाइनमेंट नहीं कर सकती, आपने तो झूठ बोला। लड़की को पर्स है, यहाँ तो खूबसूरत लड़कियाँ बैठी रह जाती हैं, और आपकी तो। स्पीकर से गूंजती आवाज़ यास्मीन और सलीमा जान सुन रहे थे। सुना तो घर के दाखिली दरवाजे पर खड़ी महरोज ने भी लिया था। उसके गले में आंसू का गोला सा बना था। वो जानती थी कि उसका रिश्ता आसानी से नहीं होगा, मगर माँ बाप की खुशी के लिए खामोश रही। आजकल के लड़के कम उम्र, प्यारी, पढ़ी लिखी और मालदार लड़की चाहते हैं। आपका तो घर भी किराए का है, तो हमारी बेटी भी पढ़ी लिखी है। यास्मीन की आवाज़ में लफ्ज़िश थी। सारा पैकेज चाहिए होता है लड़कों को। मेरे तो कान खा जाती हैं लड़के की माएँ कि ऐसी लड़की हो, ये हो, वो हो। शुक्र है कि मिसेस खान के बदौलत आपकी बेटी का पता चला, वरना मेरे क्लाइंट्स आपके चक्कर में चले जाते। अगर रिश्ता कराना है तो एक रिश्ता है, मर्द ज़रा बूढ़ी उम्र का है और उसकी एक बेटी है। बीवी उसकी मर चुकी है, उसे दूसरे बच्चे की ख्वाहिश है। न ही लड़की के बारे में कुछ खास डिमांड्स हैं। कहती हो तो उनकी प्रोफाइल शेयर कर देती हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, मेरी बच्ची कुंवारी और कम उम्र है, हम पर बोझ नहीं है वो। ऐसा करो, तुम हमारे पैसे वापस कर दो, तुमसे बातें सुनने के लिए काम नहीं करवा रहे हम। सलीमा जान अब अपने गुस्से पर जब्त नहीं कर पा रही थी। किस काम के पैसे वापस करूं? मैं रिश्ता लाई थी, तो अब तुम्हारी बेटी में नुक्स है तो क्या करें? चुप करो, अल्लाह का खौफ करो, कल को यही वक्त तुम पर भी आएगा। कैसे मुंह फाड़ कर नुक्स लगा रखी है। बीबी 20,000 दिए हैं तुम्हें, अच्छा कारोबार निकाला है तुम लोगों ने। घर बैठे इधर से उधर करते हो तस्वीरें, और काम ना होने पर वापस भी नहीं करते हो पैसे। शराफत से वापस करो। सलीमा जान का खून खौल उठा था। मेरी मेहनत है, 20,000 लिए हैं, कौन से 20 लाख लिए हैं, मैं नहीं कर रही वापस। उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया था। फ़ोन बंद होते ही यास्मीन का बुलंद पैन महरोज तक पहुंचा था। वो फ़ौरन अंदर दाखिल होते ही अपने कमरे की तरफ दौड़ी थी। वो जीता जागता इंसान थी, गोश्त से बनी हुई। उसे शदीद तकलीफ हुई थी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके
दरवाजे से कमर लगाकर बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। उसने उस दिन खैर है कह तो दिया था, मगर अब उसे तकलीफ हो रही थी। उसे दुख रिश्ते से इनकार का नहीं था। कौन सा उसकी लव मैरिज थी, उसे दुख लोगों की नज़रों का था। तो तय हुआ कि खूबसूरत वही है जो आंखों को भाए। उसकी कलर्ड स्किन आंखों को नहीं भाती थी, इसलिए उसे नुक्स का कहकर इनकार कर दिया गया था। उसे लगता था कि वो इस दिन के लिए तैयार है, मगर वो कभी भी इस दिन के लिए तैयार नहीं थी। सोचने में और हकीकत में फ़र्क होता है। हकीकत यही थी कि आज भी रिश्ता करते वक्त लड़की में परफेक्शन देखी जाती है, चाहे लड़का खुद किसी भी काबिल न हो। उसने तो कोई डिमांड भी नहीं रखी थी। उसे अपनी कमी का एहसास था, इसलिए उसे लड़के से मुतालिक कोई डिमांड नहीं रखी थी। मगर वो कभी अपनी कमी पर जज होना भी नहीं चाहती थी। उसे एकदम अल्लाह से गिला हुआ था। क्या था जो किसी एक गोली में उसके लिए शिफा डाल देता, या फिर उस मुआशरे का दिमाग ही खोल देता कि वो सेहतमंद है, बस एक चैलेंज का शिकार है। उसकी बीमारी बेज़रर थी, सिवाय इसके कि वो उसकी जिल्द खराब कर रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदल रही थी, पर नींद कोसों दूर थी। वो दुपट्टा उठाते ही अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे हब्स महसूस हो रहा था। वो छत पर चली आई थी, मगर वहाँ का मंजर देखकर वो सीढ़ियों पर ही रुक गई थी। यास्मीन कुर्सी पर बैठी बजाय तस्बीह के दाने गिरा रही थी, मगर वो कुछ सोच रही थी। खान बाबा ताज्जुद पढ़ रहे थे। सलाम फेर कर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, और उसने पहली बार अपने बाप को आंसू बहाते देखा था। महरोज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसने बहुत से आंसू पिए थे और अल्लाह से अपने गिले की माफ़ी मांगने लगी। उसने कभी अपने अल्लाह से गिला नहीं किया था, तो फिर आज क्यों कर बैठी थी? उसे अपना आप अपने माँ बाप के लिए मजबूत करना था। वो दुपट्टा सर पर फैलाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो ऐन बाप के दाएं तरफ पाँव मोड़कर बैठ गई थी। कितनी ही देर वो बाप को आंखें बंद किए, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए आंसू बहाते देखती रही। यास्मीन तो जैसे बस एक नुक्ते पर नजरें जमाए खामोश बैठी हुई थी। आमीन, उसने जोर से आमीन कहने पर बाबा ने आंखें खोली थी। यास्मीन भी चौंक गई थी। आपकी दुआ अल्लाह ने सुन ली होगी। वो यहाँ नहीं तो उस दुनिया में किसी और तरीके से उस दुआ का फल देगा। खान बाबा दूसरी जानिब चेहरा मोड़े आंसू साफ करने लगे। उन्हें झिझक महसूस हो रही थी कि उनकी बेटी ने उन्हें आंसू बहाते हुए देखा है। मुझे अच्छा लगा बाबा, आंसू मत छुपाएं। मैं और आप हमेशा फासले पर ही रहे हैं। मैं अब समझती हूँ कि हमारे यहाँ बाप बेटियों से शर्माते हैं, इसलिए वो दोस्ती नहीं रख पाते जो होनी चाहिए। पर खान बाबा, आप अच्छे अब्बू हैं। आपको दोस्ती आती नहीं थी, पर हमने कर ली। महरोज ने मुस्कुराकर बाप के कंधे पर हाथ रखा था। जरा सर झुकाए अब खामोशी से उसे सुन रहे थे। यास्मीन दाएं हाथ की हथेली में दायां रुख रखे बाप और बेटी को देख रही थी। आपके बस में जो था वो आपने किया। ये आजमाइश है, और मैं अकेली तो इस आजमाइश से नहीं गुजर रही हूँ ना। कितने ही लोगों को कितनी ही बीमारियाँ हैं। मैं आज एक शख्स को देख रही थी, वो अपाहिज था और खुद से बस में नहीं चढ़ पा रहा था। मेरे तो पाँव भी सलामत हैं। वो सिग्नल पर बैठे कटे बाजू वाला फ़कीर देखा है। मेरे तो बाजू भी हैं। मैं अंधी भी नहीं हूँ और गूंगी भी। और सबसे बड़ा इम्तिहान, मैं अकल से माजूर नहीं। सोच सकती हूँ, लिख सकती हूँ। सोचे मेरा दिमाग ग्रो ना करता और स्पेशल होती तो कैसे डील करते आप लोग मुझे। अरे मेरे स्किन में बस मिलेनियन की कमी है। अल्लाह ने आप लोगों को मिलेनियन दे रखा है, और कोई बात तो नहीं है ना। उसने मुस्कुराकर माँ और बाप को देखा। वो माँ और बाप का हौसला बढ़ा रही थी। वही तो माँ और बाप का हौसला थी। वो क्यों टूटती फिर? अगर आप भी मुआशरे की तरह नहीं सोचते तो उदास ना हो। मुझे तालीम से कोई नहीं रोक सकता, ना ही करियर बनाने से। मेरा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तो परेशान क्यों होते हैं? एक शादी ही है ना, नहीं होगी। कितने ही लोग शादियाँ कर लेते हैं, क्या सब खुश होते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक फैंटेसी है। और जब असल में शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो असल मुश्किलात का पता चलता है। मैंने वैसे भी शादी को ज़िंदगी का गोल नहीं बनाया। मुझे शादी नहीं करनी। महरोज ने एक बार फिर बाप और माँ को माजी में भेज दिया था। वो क्या थी? क्या फरहा का नया रूप? क्या इस घर की एक और बेटी शादी से इतनी बदजन हो गई थी कि वो भी सारी ज़िंदगी अकेले गुजार लेगी? यास्मीन एक बार फिर बैन करना चाहती थी। यही तो गम था जो इस वक्त उनकी बेटी नहीं समझ रही थी। उसका मुस्तकबिल उनको रुलाता था। वो कब तक जिंदा है और वो कब तक अकेले रह लेगी? नहीं, ऐसे नहीं कहो। ज़रा ने आहिस्ता से कहते हुए बेटी के सर पर हाथ रखा था। नहीं बाबा, ये रियलिटी है और इसे कबूल करें प्लीज़। मुझे किसी के सर ना थोपें।
मैं अपना मकाम बनाना चाहती हूँ। मैं क्या तीर मार लूँगी शादी करके? अगर ये रिश्ते का प्रोसेस हम सबको ही तकलीफ में डालता है तो मैं इससे नहीं गुजरना चाहती। अल्लाह से उम्मीद रखो। ज़रार बस इतना ही कह पाए थे। यास्मीन होठों पर कपड़ा रखे वे आवाज़ रोने लगी थी। है ना अल्लाह से उम्मीद, मैं बस शादी की उम्मीद ही क्यों रखूं, जबकि वो कादिर है और मुझे उससे भी ज़्यादा नवाज सकता है। मैं माशरे के लिए अनफिट होंगी, मगर मैं अपने आप में बहुत सेहतमंद और अक्ल वाली हूँ। मैं खुश हूँ इस बीमारी से। ये एक फैक्ट है बाबा कि लड़के खूबसूरत लड़की चाहते हैं और मैं कभी भी, मतलब मेरा चेहरा कभी भी ख़राब हो सकता है। इस बीमारी का प्रिवेंशन के अलावा कोई इलाज नहीं बाबा, कोई मुस्तैद इलाज नहीं, वरना पैसे वाले लोग अपनी औलाद का इलाज यूरोप से करवा लेते। उन्हें क्या कमी है? प्लीज़ बाबा मेरी ज़िंदगी शादी तक महदूद ना करें। हाँ ठीक है, हम तुम्हें किसी बात से नहीं रोकेंगे, मगर शादी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। खान बाबा का दिल भी डूब रहा था। उन्हें यही तो डर था कि इस घर के तमाम अफराद बूढ़े थे। किसका कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता था। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था, तो उसका सहारा कौन बनेगा? बिल्कुल खान बाबा, शादी पार्ट ऑफ लाइफ है, होल लाइफ नहीं है। हमें लड़कियों को सिखाना चाहिए ना कि अगर शादी नाकाम हो जाए या ना हो सके तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। बाबा मैं अलबत्ता इस रिश्ते को तकलीफ दे प्रोसेस से गुजर कर डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगी। मैं इस बीमारी के साथ पब्लिक स्पेस में जाने का कॉन्फिडेंस आज तक इसीलिए खुद में पैदा नहीं कर सकी क्योंकि लोग बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। नजरें ही तो दुख देती हैं। मुझसे कोई दोस्ती तो कर लेगा, मगर रिश्ता बनाते वक्त वो 100 दफ़ा सोचेगा। मैं इंसान हूँ बाबा, मेरा भी हौसला टूट सकता है। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। ज़रार ने आहिस्ता से बेटी का सर अपने कंधे से लगाया था और ये महरोज़ की ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ था कि उसके बाप ने उसे अपने कंधे से लगाया था। ये एहसास, ये प्रोटेक्शन न सिर्फ उसे रुलाने लगा था, बल्कि यास्मीन भी खुद पर जब्त खोने लगी थी। घर का माहौल भी बदल रहा था। ऐसे लगता था जैसे महरोज़ और ज़रार बेस्टीज हों। हर वीकेंड पर महरोज़ और ज़रार चिप्स प्लेटों में भरकर लैपटॉप पर हॉरर फिल्म देखने बैठ जाते थे। पहले पहल सलीमा जान उन दोनों को पागल कहकर गुजर जाती थी, मगर एक रात वो भी उनके साथ बैठ गई थी। उन्हें अंग्रेज़ी समझ तो नहीं आती थी, मगर एक्शन ज़रूर समझ आ रहा था। उनकी हर खौफनाक सीन पर मुँह से निकल जाने वाला अल्लाह अकबर पर ज़रार और महरोज़ हंस पड़ते थे। घर में कोई उसकी शादी को डिस्कस नहीं करता था, मगर उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र ने ज़रार को बीमारियों में मुब्तला कर दिया था। ज़रार और यास्मीन ने शादियों पर जाना भी कम कर दिया था। शादी की तकरीबात में उनसे बस एक ही सवाल होता था, महरोज़ की शादी कब करेंगे? जैसे माँ बाप से ज़्यादा तो उन्हें लोगों को महरोज़ की फ़िक्र है। महरोज़ माँ के गोद में सर रखे पजल के कलरफुल टुकड़े आपस में मिला रही थी। सलीमा जान उसी के करीब बैठ ग्राउंड से टेक लगाए मुस्महल लग रही थी। तुम्हारे दादा के 2 रूप थे, वो घर के लिए दरस्त और सख्त थे और बाहर के लोगों के लिए नरम और मददगार। कौन था जिसकी माली मदद नहीं की? इसीलिए तो मेरे शिकवा करने पर खानदान वाले हंस पड़ते थे कि हमारे लिए इतना अच्छा है तो भला घर वाले क्यों ना खुश हैं। ना शुक्र लोग। उनकी आदत थी रोज़ाना अपनी बहनों को कॉल करके घर के हालात बताना, मेरी बुराइयां करना और बाकी की तीली उनकी बहनें लगाती थीं। पूरे खानदान में मुझे चालाक और बुरी औरत मशहूर किया था। उन्हें समझाती थी कि मत क्या करें ऐसे, इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है, पर वो समझते ही नहीं थे। और आपको पता है बेबे, जब अल्लाह कुरान मजीद में कहता है कि मर्द औरत एक दूसरे का लिबास है, तो उसका मतलब हर तरह से लिबास है, एक दूसरे के ऐब के भी। वो पजल के टुकड़े मिला चुकी थी। यास्मीन है, महरोज़ कितनी समझदार हो गई है। सलीमा जान मुस्कुराई थी। वो प्यार से यास्मीन ने कहा करती थी। यास्मीन ने मुस्कुराकर बेटी के माथे पर हाथ फेरा। फिर फरवा फुप्पो घर से क्यों निकली? उसकी तान फरहा पर आकर टूटती थी। सलीमा जान खामोश हो गई थी। यास्मीन का हाथ भी उसके माथे पर ठहर चुका था। महरोज़ ने सर उठाकर दादी को देखा था, जिनका चेहरा बुझ गया था। क्या उन्हें कोई पसंद था? उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी और उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। काश वो अपनी पसंद से कर लेती शादी। सलीमा जान का दुखता दिल उनके लहजे से वाज़ेह था। उनकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा फरहा के इंतज़ार में गुजरा था। फिर दादा ने ज़बरदस्ती करवा दी थी शादी। उसे तो शादी के नाम से नफरत थी। मेरी प्यारी बेटी फरहा फुप्पो तो हसीन भी बहुत होंगी, मुझे हल्का हल्का याद है। खान बाबा जैसी ही थी शायद। खान बाबा उन्हें क्यों नहीं लाते? खबरदार, इस घर में किसी ने फरहा की बात की तो। ज़रा की धार सुनते ही तीनों जी जान से घबरा गई थी।
बाबा क्यों पप्पू के खिलाफ थे? महरोज ने HAC का स्कॉलरशिप टेस्ट पास करते ही यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग में मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए अप्लाई कर लिया था। उसका ऑनलाइन इंटरव्यू भी अच्छा गया था। उसे यकीन था कि उसका एडमिशन हो जाएगा। उसे इन चंद महीनों में जर्मन सीखनी थी और आगे के प्रोसेस के लिए तैयारी भी करनी थी, मगर अब मुश्किल मरहला घर वालों से बात करना था। तुम हमें छोड़ जाओगी? सलीमा जान ने दुख से पोती को देखा। वो चारों शाम के वक्त घर के साथ ही पार्क में वॉक करने गए थे। जब महरोज ने अपने इंटरव्यू का बताया था, वो गेंदे के फूल को दाएं बाएं करते हुए सर झुकाए खड़ी थी। हम बूढ़े लोगों को छोड़ जाओगी? यास्मीन का दिल भी बैठ गया था। अलबत्ता जरार कमर के पीछे हाथ बांधे खामोश खड़े थे। महरोज ने सर उठाकर बाप को देखा कि वो क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे। छोड़ूंगी क्यों? सिर्फ 2 साल की पढ़ाई है और फिर वापस आ जाऊंगी। वो बहुत अच्छी यूनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्सपोजर बढ़े। बाबा प्लीज़। उसने मिन्नत भरी नज़रों से बाप को देखा था। मेरे पास टीचिंग से कुछ पैसे जमा हो गए हैं। बाबा आप कर्ज ले लें। जर्मनी में जॉब लाजमी करनी होती है और वहाँ के पैसे की वैल्यू भी ज़्यादा है। सबसे पहले मैं कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान पैसे भेजूंगी और हम जल्द ही कर्ज उतार लेंगे। बाबा आपको मैंने कभी वादा खिलाफ़ी करते नहीं देखा, तो मैं कैसे वादा खिलाफ़ी करूंगी? अब बाप को कर्ज लेने पर उकसा रही हो? खुदा या पाका? सलीमा जान घुटने पर दबाव डालते हुए साथ बेंच पर बैठ गई थी। कर्ज लेने को कहा है, चोरी करने को तो नहीं। मेरा स्कॉलरशिप भी है बेबे, अपनी मेहनत से टेस्ट पास किया था। महरोज ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। मैं चांद पर जाने का तो नहीं कह रही, मैं आबो हवा बदलना चाहती हूँ। यहाँ रही तो बहुत जल्द मायूस रहने लगूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अपने ओन पर आप लोगों से दूर मैं कैसा इंसान बन सकती हूँ। मैं अपना पोटेंशियल चेक करना चाहती हूँ। जरा ने सिर्फ एक लम्हे के लिए नजरें उठाकर बेटी को देखा था और बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर वो हार गए थे। बाबा की इजाज़त ने जहाँ महरोज का चेहरा खिला दिया था, वहीं उसकी दादी और माँ दिल महसूस कर बैठ गई थी। वो जर्मनी जाने से पहले जितने दिन यहाँ रही थी, उसकी माँ और दादी बस रोती ही रही थी। महरोज उन्हें देखकर दुखी हुई थी, मगर वो जानती थी वो जल्द आ जाएगी। उसे यहाँ से हफ्ज़दा माहौल से निकलना था, जो औरत के लिए तंग मुआशरा था। वो बहुत सारा कमाना चाहती थी। वो किसी के सहारे नहीं बैठना चाहती थी। वो यहाँ गुर्बत की चक्की में नहीं पिसना चाहती थी। वो इतना कमाना चाहती थी कि कल को उसे कोई नाकाम औरत न कहे, सब उसकी किस्मत पर रश करें। उसे किसी मर्द का सहारा नहीं चाहिए था, ना ही उसे अपने बाल रिश्ते के इंतज़ार में बैठकर सफ़ेद करना चाहती थी। और वो नहीं जानती थी कि जर्मनी उसकी किस्मत ही नहीं, उसका दिल भी बदल कर रख देगी। सुबह के 7 बज रहे थे और महरोज दीवार गिर आईने के सामने खड़ी अपने बालों को हाई पोनी में बांध रही थी। वो अब पूरे 27 साल की हो चुकी थी। उसके बाल कमर से नीचे तक लंबे और घने थे। कानों के गिर्द एयर वार्मर पहनकर उसने खुद पर एक तायराना निगाह डाली थी। उसने सर पर पीके पहन लिया था। उसके चेहरे और गर्दन पर कुल 5 नन्हे काले तिल थे। उसके होठ भरे भरे थे। मायदा को उसके होठ पसंद थे कि लिपस्टिक लगाए तो कुछ रंग तो नजर आता था। घुटनों तक आती पिंक फ्रॉक, मोटा जैकेट, गले में पहने मफलर और ब्लू जीन्स के साथ वो तैयार नजर आ रही थी। वो बेड पर पड़ा बैग उठाकर मुड़ी थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसके रशियन रूममेट झूमती हुई अंदर आ रही थी। वो हफ्ते में 4 दिन उसी हालत में वापस आती थी। न जाने पड़ती किस वक्त थी। उसके टॉप पर के निशान खुश्क हो चुके थे। वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए महरोज के बेड पर औंधी लेट गई थी। महरोज माथे को दाएं हाथ से मारते हुए उसकी पुष्ट देखने लगी थी। वो दूसरी दफ़ा उसके बेड पर इस हालत में गिरी थी और अब उसे वापस आकर बेडशीट बदलनी होगी। वो बैग कंधों पर डाले अपने कमरे से निकल आई थी। ये 2 मंजिला घर था जो तकरीबन 20 मरले तक था। उस घर की ओनर 2 मिडिल एज कोरियन ख्वातीन थी। लॉन्ड्री हर कोई अपनी करता था, अलबत्ता किचन का काम वही करती थी। उनके सख्त नज़र होती थी राशन पर। सिर्फ महरोज अपना खाना खुद बनाती थी क्योंकि वो हलाल खाने का खास ख्याल रखती थी। ये घर बोर्डिंग हाउस की तरह था, जहाँ ऊपर नीचे काफ़ी कमरे थे और हर कमरा अच्छा खासा बड़ा था। हर कमरे में 2 लड़कियों का बेड रखा गया था। वो आज बगैर नाश्ता किए ही घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुकी थी। सामने बिल्डिंग पर पड़ती हुई हल्की सुनहरी रोशनी को देखकर वो मुस्कुराई थी। फ्रीबर्ग जर्मनी का खूबसूरत शहर था। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर निहायत ही खूबसूरत और आंखों को भाता था। जब लाइट पिंक कलर की बिल्डिंग पर धूप पड़ती थी तो ऐसे लगता था जैसे कैनवस पर किसी मुसव्विर ने रंग बिखेर दिया हो।
यहाँ की गलियों की सड़कें तारकोल की बनी हुई नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने ताज़ा बनी हुई गोल्डन ईंटें ज़मीन में धंसा दी हों। वो साइकिल चलाती हुई ताज़ा हवा फेफड़ों में भर रही थी। यहाँ की ताज़ा हवा का सुना था, मगर खुद यहाँ आकर उसे अंदाज़ा हुआ था कि इस शहर को वन ऑफ द ग्रीन सिटीज़ इन द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है। पहले वो अंदरून शहर चलने वाली खूबसूरत ट्रेन में अपने काम पर पहुँचा करती थी। फिर उसकी इंडियन दोस्त जाते जाते उसके लिए अपनी साइकिल छोड़ गई थी। उसके साइकिल के आगे एक छोटा सा टोकरा लगा हुआ था, जिसमें वो रोज़ाना ताज़ा फूल रखकर सूखे फूल हटा देती थी। यहाँ हर उम्र का फर्द साइकिल चलाता था। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और गाड़ियों से उठता हुआ धुआं नहीं था। वह साइकिल बुर्ज पर चढ़ा चुकी थी। बर्ज के दोनों तरफ पानी बह रहा था। बर्ज की रेलिंग आधी कटी बेजवी शक्ल की थी। ये रेलिंग हरगिज़ खतरनाक नहीं थी, इसीलिए लोग, और इनमें सबसे ज़्यादा कपल्स, इस ऊंची रेलिंग पर बैठकर सुबह सुबह निकले हुए सूरज की छाँव से महसूस होते थे। वो एक तंग गली में दाखिल हो गई थी, जिसके दोनों तरफ ऊंचे मकानात थे। यहाँ गलियों के दोनों तरफ तंग से खंदक थे, जैसे वाटर स्टीम्स हो जिसमें हर वक्त पानी रवा रहता हो। वो शुरू में कई बार इस ठंडे पानी में अपनी साइकिल फंसा चुकी थी। उसने एक बात नोट की थी कि यहाँ के लोग हर वक्त मुस्कुराते थे। कभी कभी तो उसे हाथ भी हिला देते थे और फिर वो भी मुस्कुराकर हाथ हिला देती थी। यहाँ के लोग खुशबाज थे। क्यों ना होते, यहाँ लोगों को मार्च की फिक्र नहीं थी, गुर्बत भी कम थी। नौजवान फ्यूचर के लिए परेशान नजर नहीं आता था। यहाँ की हुकूमत अपने आवाम का सोचती थी। जब सब अच्छा हो तो मायूसी के बारे में सोचेगा कौन। उसका माचू कैफे नज़दीक आते ही वो साइकिल एक तरफ खड़ी करते फौरन अंदर की तरफ बढ़ गई थी। उसे यहाँ काम करते हुए 8 महीने हो गए थे। इस कैफ़े की अच्छी बात यह थी कि कैफ़े का ओनर उससे एक्स्ट्रा काम नहीं लेता था। वो बस दिन के 12 तक ही यहाँ काम करती थी और फिर यूनिवर्सिटी रवाना हो जाती थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो बोर्डिंग हाउस और रात को पढ़ने का मौका भी मिल जाता था। सब कुछ आइडियल था। वो बैग काउंटर के नीचे बनी अलमारी में डालती अपना एप्रन निकाल चुकी थी। एप्रन बांधते ही वो कॉफ़ी बनाने के लिए तैयार करने लगी थी। कैपुचिनो कॉफ़ी की महक ने पूरे कैफ़े को महका दिया था। मैं जानता था तुम मुझसे भी पहले पहुंचोगी, उस कैफ़े का मालिक ऑटोफ्लेक्स मुस्कुराकर कहते हुए अंदर दाखिल हुआ था और महरोज़ की पुष्ट देखी थी। वो 50 के लगभग उम्र का मर्द था जिसने टिंट करा रखी थी। आपकी कॉफ़ी? महरोज़ ने कॉफ़ी का दूसरा कप काउंटर पर रखते हुए आबरू से कप की तरफ इशारा किया था और फ्रिज की तरफ मुड़ी थी। कल रात बहुत ठंड थी। वो स्टूल खींचते हुए वहीं बैठकर कॉफ़ी का कप उठा चुका था। वो दोनों शाइस्ता इंग्लिश में बात कर रहे थे, पर ऑटो के लहजे में जर्मन एक्सेंट का टच था। बहुत। वो फ्रिज से टी केक निकाल कर ऑटो के मुखालिफ सिमत काउंटर की तरफ आ चुकी थी। तुम चाहो तो मेरे किचन इस्तेमाल कर लो। तुम पढ़ाई करती हो, तुम्हें बहुत खुराक की ज़रूरत है। कुछ हैवी नाश्ता बनाओ। ऑटो उसके लिए फ़िक्रमंद लग रहा था। वो ऐसा ही था, हर किसी के लिए फ़िक्रमंद, मगर किचन में पर्सनल काम की इजाज़त हर किसी को नहीं देता था। महरोज़ ने टी केक खाते हुए उसे देखा था। वो जो शाय सी थी, उसे अब बात करना और दोस्ती करना आ गई थी। वो जल्द ही नहीं घुल मिल जाती थी, वक्त लेती थी, मगर अच्छे लोगों से दोस्ती रखती थी। तो उसने बातचीत करना सीख लिया था। उसे लोगों को डील करना आ गया था। आज किचन इस्तेमाल करने की ऑफ़र ऑटो ने उसे दूसरी बार दी थी। महरोज़ नहीं चाहती थी कि उसके बाकी वर्कर्स को लगे कि ऑटो उसे फेवर्स देता है, इसलिए वो ये ऑफ़र नहीं कबूल करती थी। यहाँ काम करने वाले तमाम लड़के लड़कियाँ स्टूडेंट्स थे और उन तमाम को अपना खर्चा खुद उठाना था। आई एम गुड, उसने कॉफ़ी होटल से लगाते हुए कहा। अब कितना कर्जा रह गया है? ऑटो हर महीने उससे पूछता था। 24 लाख, महरोज़ ने गहरे सांस भरकर कहा था। उसे मखसूस आवर्स मिले थे और वो उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी, वरना वो दूसरी जॉब ढूंढकर जल्द अज जल्द कर्ज उतारने की कोशिश करती। हर महीने मिलने वाली तनख्वाह से वो बहुत कम अपने लिए रखती थी और इन 8 महीनों में वो कुल 25 में से 1.5 लाख रुपए का कर्ज उतार चुकी थी। मैं तुम्हारे लिए कहीं और भी जॉब देख रहा हूँ जो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा पे करेंगे। वो कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरकर अब उठ चुका था और किचन काउंटर से घूमते हुए खोटी से लटके एप्रन को उठाकर पहनने लगा। वो फारिग नहीं बैठता था, बल्कि अपने वर्कर्स के शाना बशाना काम करता था। मगर कोई भी मुझे 4 घंटे की जॉब ऑफ़र नहीं करेगा, जबकि मेरा फॉर्म के मुताबिक मैं बस 4 घंटे ही काम कर सकती हूँ। उसने पलटकर ऑटो को देखा। डोंट वरी, ऑटो मुस्कुराकर कॉफ़ी मेकर की तरफ बढ़ा था।
ठीक 12 बजे महरोज अपना काला बैग उठाकर कैफे से निकली थी और साइकिल पर बैठते ही यू टर्न लिया था। यहाँ सब कुछ फास्ट था, वो यहाँ ज़्यादा हसास बसास थी। पाकिस्तान में वो अपने बाप पर इन्हिसार करती थी, जबकि यहाँ छोटी से छोटी चीज़ भी वो खुद खरीदती थी। उसने मुस्कुराकर अपने घर वालों का सोचा था। वो हर रोज़ यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद लास्ट में घर वालों से बात किया करती थी। पाकिस्तान जर्मनी से 3 घंटे आगे था। वो मास्टर्स की दूसरे सेमेस्टर की तलबा थी। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल था। वो निहायत साफ शफाफ था, जैसे कोई शीशा चमक रहा हो। वो चमकते शीशे जैसे बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुकी थी। बिल्डिंग में भांत भांत के लोग नहीं थे। वो जैसे किसी पुरसकून जगह आ गई थी। सफ़ेद दीवार और टाइल्स पर मुश्तमिल कॉरिडोर में उसे दाएं बाएं वॉक करते हुए 15 मिनट हो चुके थे। ठीक 12:30 होते ही वो क्लास में दाखिल हुई थी। उसकी क्लास की दीवारें भी सफ़ेद पेंट शुदा थी और कुर्सियाँ भी सफ़ेद कुर्सियाँ और उनके आगे रखे हुए सफ़ेद मेज़ एक दूसरे से काफ़ी फासले पर रखे गए थे, जिसे पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स के दौरान रखे जाते हैं। सामने ही दीवार पर बड़ी सी LED नस्ब थी। वो फ्रंट रो में रखी हुई कुर्सी पर बैग रखते हुए बैठ चुकी थी। सर से पी कैप हटाते हुए बैग में रखकर हाथों से ही माथे की तरफ बाल हाथ की हथेली से बढ़ाने लगी थी। क्लास का दरवाज़ा खुला था और चंद लड़के लड़कियां अंदर दाखिल हो चुके थे। वो उसे मुस्कुराकर देखते हुए अपनी अपनी कुर्सियों की तरफ बढ़ चुके थे। उसे बेइख्तियार ही GC यूनिवर्सिटी याद आई थी, जहाँ क्लास में दाखिल होने वाला कोई भी स्टूडेंट चुपचाप अंदर नहीं आता था। एक शोर बर्पा होता था। रोज़ाना की रोदाद सुनाने की तुलबा तड़प रहे होते थे। कुछ तो बैग्स रखते ही कैफेटेरिया की तरफ दौड़ लगाते थे और कुछ कुर्सियाँ कम होने पर दूसरे क्लासों से कुर्सियाँ घसीट घसीट कर ले आते थे। एक उधम मचा होता था। महरोज ने मुस्कुराकर अपने पाकिस्तानियों को याद किया था। हेलो रूपांजल। यहाँ अंग्रेज़ों की तरह हेलो में ई नहीं बल्कि ए लगाया जाता था। वो कुल्हों तक लंबे बालों की वजह से क्लास में रूपांजल मशहूर थी, जबकि यहाँ सबके बाल कंधों या उससे ज़रा नीचे तक ही होते थे। हेलो, महरोज ने पलटकर मुस्कुराकर ब्रूनो को जवाब दिया था। हमेशा की तरह तुम क्लास में सबसे पहले आई हो। खैर सर एमल एल्बर्ट परसों सेमिनार रूम में इनवाइटेड है, तुम ज्वाइन करोगी? एमल एल्बर्ट, ये कौन है? महरोज ने उसे देखते हुए सोचा था। वो पूछकर शर्मिंदा भी नहीं होना चाहती थी। वो क्या कहे कि उसे कुछ पता ही नहीं कि एकेडमिक्स में कौन कौन अपना नाम बनवा चुका है। वो अपना मजाक ही बनवा लेगी यूँ तो। श्योर, किस टाइम आएंगे? महरोज ने मुस्कुराकर एक्साइटमेंट शो की थी। शाम के 5 बजे, वो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। महरोज ने मुस्कुराकर सर हिलाया था और वापस LED की तरफ मुड़कर डेस्क पर बाहम उंगलियां फंसाकर दोनों हाथ रख दिए थे। चलो, अगर कोई आम से एकेडमिक राइटर हुए तो वो लेक्चर के दरमियान से ही उठ जाएगी। उसे सामने LED में अपने पीछे बैठे लड़के लड़कियों का अक्स नजर आने लगा था। यहाँ इससे भी ज़्यादा लंबे मर्द ख्वातीन मौजूद थे कि उसे अपना आप उन सब में छोटा लगता था। चलो, अब कोई उसे खम्बा तो नहीं समझता। यहाँ तो हर आने जाने वाला अपने आप में खम्बा ही था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और नॉवल की बात करें तो महरोज का मेन कैरेक्टर है और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है कैरेक्टर ये वाला। और महरोज की बाबा से भी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और फरहा का सस्पेंस है कि क्या हुआ था उसके साथ। तो अभी तो फर्स्ट एपिसोड है, लेकिन वो एक सस्पेंस है कि क्या हुआ था फरहा के साथ। और शादी तो वो पहले ही नहीं करना चाहती थी, तो शादी तो नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या हुआ होगा फरहा के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।